डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के अध्याय 8 के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य बिंदु में हम लोग सबसे पहले हुक का नियम पढ़ेंगे, हुक्स लॉ। इसके पश्चात प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उस वक्र की ग्राफ की व्याख्या करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम हुक के नियम के बारे में जानते हैं। तो पिछले कक्षा में हमने प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ा था कि पिंड के एकांक अनुप्रस्थ काट पर उत्पन्न आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं और पिंड की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। तो अगर हम जो हुक के नियम को बात करेंगे तो ये प्रयोगों के आधार पर हुक ने दिया था इसको, रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने बताया कि अगर सूक्ष्म विकृति उत्पन्न हो, बहुत अधिक विकृति की बात नहीं है, अगर सूक्ष्म विकृति उत्पन्न हो, 1% या उससे कम की विकृति उत्पन्न हो, तो सूक्ष्म विरूपण के लिए किसी पिंड पर लगाए गए प्रतिबल और उत्पन्न विकृति के अनुपात हमेशा नियत होता है, अर्थात प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपातिक होते हैं। तो लेकिन ये केवल किस कंडीशन में लेंगे? जब सूक्ष्म विकृति होगी तब प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दें तो यहाँ एक नियतांक आएगा जिसको k से प्रदर्शित किया गया है और इस नियतांक को हम जिस पिंड के लिए हैं उस पिंड के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये पिंड के पदार्थ के लिए एक नियतांक होता है। अब हम पिंड पर प्रतिबल और विकृति के बीच वक्र की बात करेंगे। प्रतिबल और विकृति के बीच वक्र की बात करेंगे तो ये वक्र प्रयोगों के आधार पर खींचा गया है, उसका एक नॉर्मल निरूपण आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसके पहले वक्र देखेंगे क्या है, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप देखिए, इस वक्र की x अक्ष पर विकृति को लिया गया है और y अक्ष पर प्रतिबल को लिया गया है। आपने देखा जब विकृति 1% से कम है तो आप देखेंगे ग्राफ में OA बिंदु आपको दिख रहा है, एक सीधी रेखा है। ये उसी हिस्से को बता रहा है जो अभी हमने हुक के नियम में पिछले पृष्ठ में पढ़ा है कि जब विकृति बहुत छोटी होती है तो प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो ग्राफ एक सीधी रेखा हो जाता है। और इसके पश्चात बिंदु A के पश्चात ग्राफ वक्रीय हो गया और प्रतिबल आप बढ़ाने के साथ वक्रता बढ़ती चली गई और इस तरह से अंततः हम लोग को ग्राफ OABCDE बिंदु तक प्राप्त होता है। इसमें विभिन्न बिंदु आपको जो नजर आ रहे हैं इनकी व्याख्या हम करेंगे अगले पृष्ठ पर। तो अगले पृष्ठ पर देखिए वक्र की व्याख्या है। पुनः हमने वही वक्र आपको बना दिया है और फिर अब इसकी व्याख्या हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आप प्रारंभ में देख रहे हैं कि वक्र के भाग OA को देखिए। इस OA भाग में वक्र एक सीधी रेखा है, अर्थात प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं और इस ग्राफ के इस भाग में हुक का नियम का पालन होता है। और आपको चित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि 1% से कम विकृति है तब हुक का नियम आपको लग रहा है। तो बिंदु A पर अगर प्रतिबल का जो अपना मान है बिंदु A पर, उससे अधिक हम अगर प्रतिबल बढ़ा दें तो फिर अनुक्रमानुपाती सीमा से हम बाहर निकल जाते हैं और ग्राफ फिर सीधी रेखा ना होके वक्र हो जाता है। आपको दिख रहा है A के बाद ग्राफ वक्र हो गया है। तो बिंदु A पर प्रतिबल की मान को हम लोग अनुक्रमानुपाती सीमा के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात फिर ग्राफ
सीधी रेखा नहीं होगा, इससे कम रहेगा प्रतिबल तो ग्राफ सीधी रेखा रहेगा। तो ए के पश्चात ग्राफ में भले ही वो हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी उसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। बिंदु बी तक प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। ओ से लेकर बी तक कहीं से भी हम अगर बाह्य बल को हटा लें तो पिंड अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त कर लेगा, विकृति उसमें शून्य हो जाएगी। तो बिंदु बी के पश्चात अगर आप प्रतिबल और बढ़ाएंगे तो ग्राफ तेजी से वक्र होगा और उसमें परमानेंट विकृति, स्थायी विरूपण उत्पन्न हो जाता है। तो बिंदु बी पर जो प्रतिबल का मान है उसे हम प्रत्यास्थता सीमा के नाम से जानेंगे। बिंदु बी के पश्चात ही प्रतिबल बढ़ाने पर पिंड में स्थायी विकृति उत्पन्न होती है। तो बिंदु बी को पराभव बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ओ से लेकर बी तक के भाग को, ग्राफ जो दिख रहा है ओ से बी तक के भाग को में ग्राफ प्रत्यास्थ आचरण कर रहा है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ क्षेत्र ओबी भाग को हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ क्षेत्र है और इसमें पिंड प्रत्यास्थ आचरण करता है। कहीं से भी आप प्रतिबल हटा लेंगे तो पिंड अपने प्रारंभिक आकार को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब बिंदु बी के बाद अगर प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति और बढ़ती चली जाती है, प्रतिबल थोड़ा सा बढ़ाते हैं विकृति तेजी से बढ़ती चली जाती है। और किसी बिंदु सी से अगर आप प्रतिबल हटा लीजिए तो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र में एक स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ओ डैश के नाम से इसको हमने प्रदर्शित कर दिया है। तो प्रत्याशा सीमा के बाद प्लास्टिकता का प्रभाव आ जाता है, तो इसलिए ग्राफ में आपको बिंदु बी के बाद के ग्राफ के भाग को क्या नाम दिया गया है, प्लास्टिक आचरण के नाम से देखिए दिखाया गया है। और इसी में अगर हम प्रतिबल बढ़ाते जाएं विकृति बढ़ती जाएगी और एक बिंदु डी ऐसा प्राप्त होगा जहां पर प्रतिबल अपने अधिकतम मान पे पहुंचेगा। अगर इतने प्रतिबल पे पहुंच गया तो उसके पश्चात आप प्रतिबल कम भी करेंगे। देखिए डी से ई तक ग्राफ नीचे साइड जा रहा है, यानी प्रतिबल कम हो रहा है, लेकिन इसमें विकृति बढ़ती चली जा रही है और तार पतला होता चला जाएगा और एक श्यान द्रव की तरह, जैसे शहद है, शीड़ा है, उसकी तरह पतला होता चला जाएगा तार और अंततः बिंदु ई पर पहुंचते पहुंचते तार टूट जाएगा। तो बिंदु ई को फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, पराभव बिंदु के नाम से जानते हैं। बिंदु डी पर प्रतिबल अपने अधिकतम मान पर पहुंचा है, इसे अल्टीमेट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अधिकतम प्रतिबल है जो कि पदार्थ बिना टूटे सहन कर सकता है। अगर बिंदु डी पर प्रतिबल लगा देंगे, उससे बढ़ा देंगे तो तार को अंततः टूटना पड़ेगा, बिंदु ई तक पहुंचते पहुंचते वो टूट जाएगा। तो इस तरह से आप इस ग्राफ में आपने देखा कि प्रत्यास्थ क्षेत्र भी देखा और प्लास्टिक क्षेत्र भी देखा। किसी पदार्थ में प्रत्यास्थ क्षेत्र बड़ा होता है तो वो अच्छा प्रत्यास्थ गुण उसमें होता है, किसी में प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होता है, किसी में प्रत्यास्थ बिंदु के तुरंत बाद पराभव बिंदु आ जाता है, यानी वो आसानी से टूटने का होता है पदार्थ, उसमें क्षणभंगुर टाइप का पदार्थ है। कांच जैसे आपने जानते हैं कि कांच में थोड़ा सा बल लगता है तो कट से टूट जाता है, तो वो भंगुर पदार्थ हुए। और आपने मेटल्स को देखा है कि जिनको आप पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों का प्लास्टिक आचरण काफी बड़ा होता है। अब अगले पृष्ठ पर हम आते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में जानेंगे। आपने अभी देखा था हुक के नियम में कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, कब, जबकि विकृति का मान बहुत कम हो। तो इस अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और प्रत्यास्थता गुणांक किसी पिंड के पदार्थ के लिए नियत रहता है। इसका ताप गर्म करने से बहुत प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ प्रभाव तो पड़ सकता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल और विकृति के बराबर होता है। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से बल लगाया जा रहा है, उसमें 3 प्रकार के प्रतिबल थे और किस प्रकार से विरूपण हुआ उस 3 प्रकार की विकृति थी। तो इस आधार पे हम
3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक भी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अगले पृष्ठ पर अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज की समरी देख लें। हुक का नियम सबसे पहले हमने पढ़ा। हुक के नियम में एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये केवल लघु विकृतियों के लिए लागू होता है, अर्थात जब विकृति बहुत कम होती है, 1% या इससे कम होती है, तब हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। और हमने प्रतिबल और विकृति के बीच प्रयोगों के आधार पर एक ग्राफ खींचा था, जिसे प्रतिबल विकृति वक्र कह रहे थे। इसमें हमने देखा था कि इस प्रारंभ में जब विकृति कम थी तो ग्राफ हुक के नियम को फॉलो करते हुए सीधी रेखा था। उसके पश्चात आपने देखा कि ग्राफ वक्र हो गया, प्रत्यास्थता सीमा से बाहर निकले तो ग्राफ तेजी से विरूपक होने लगा। इस प्रकार ग्राफ पे विभिन्न बिंदुओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी हमने व्याख्या की। उसके पश्चात हमने प्रत्यास्थता गुणांक जाना, जो कि किसी पिंड पर लगाए गए प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और विकृति मात्रकहीन राशि है, इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अब अगली कक्षा में हमें क्या पढ़ना है ये भी हम देख लेते हैं। तो अगली कक्षा में हम प्रत्यास्थता गुणांक के प्रथम प्रकार यानी यंग गुणांक के बारे में जानेंगे और उस पर हम उदाहरण 8.1, 8.2 और 8.3 को हल करेंगे। और आज की कक्षा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।